कभी कभी कुछ ऐसे मामले सामने आते हैं जिनको देखकर जिनको सुनने के बाद विश्वास नहीं होता। दरअसल उत्तराखंड प्रदेश के देहरादून का एक थाना लगता है बसंत विहार। वहां के रहने वाली एक महिला अपने ही 16 साल के बेटे को लेकर थाने पहुंचती है और जाकर कहती है कि साहब, मेरे बेटे का पिछले कई महीने से शारीरिक शोषण हो रहा है। जैसे ही पुलिस ने ये बात सुनी, पुलिस पहले तो हंसने लगती है, मुस्कुराने लगती है, लेकिन जब उस महिला ने सीरियस होकर अपनी बात कही तो पुलिस वाले उसकी बात को सुनते हैं। न केवल सुनते हैं बल्कि एफआईआर भी दर्ज कर लेते हैं। और एफआईआर जब दर्ज की जाती है तो घर में ही रहने वाली उस महिला की जो ननद थी उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। मामला कोर्ट पहुंचता है और कोर्ट ये इस मामले की जांच के आदेश करता है। दरअसल जिस महिला के खिलाफ शिकायत की गई थी वो महिला पेट से थी, यानी कि प्रेग्नेंट थी। अब उसके पेट में पल रहे बच्चे का डीएनए सैंपल लिया जाता है और डीएनए सैंपल लेने के बाद उस 16 साल के लड़के के सैंपल से मैच कराया जाता है, तो वो मैच हो जाता है। यानी कि उस महिला के पेट में एक बच्ची पल रही थी और वो पैदा भी हो जाती है। हालांकि वो पहले से ही शादीशुदा होती है, 2 बच्चों की माँ होती है और 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद भी अपने ही भतीजे के साथ वो शारीरिक संबंध बना रही थी। और वो बच्चा मना करता था, विरोध करता था, तो उससे डांटती थी, फटकारती थी। मामला जब अदालत में पहुंचता है तो अप्रैल 2024 को उसी महिला को 20 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई जाती है। संभवतः भारत के इतिहास में ये शायद पहली ऐसी घटना है जब किसी लड़के का शोषण या उसका शारीरिक संबंध बनाने के आरोप में किसी महिला को इस तरह की सजा सुनाई गई। एक माँ का सही वक्त पर सही फैसला लिया गया था। यदि माँ सही वक्त पर सही फैसला न लेती तो शायद इससे बड़ी कोई वारदात हो सकती थी। मगर आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। अनैतिक रिश्तों के चलते एक कत्ल किया जाता है, वो भी एक भयानक कत्ल होता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद ज़िले की एक हिंडन नदी के किनारे एक नग्न अवस्था में एक लाश पड़ी हुई थी। लगभग 22 वर्षीय एक युवक की लाश थी। जैसे ही राहगीरों की नज़र उस लाश पे पड़ती है तो देखने के वालों का वहाँ पर तांता लग जाता है। 100 से ज़्यादा लोग मौके पे मौजूद होते हैं। इसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आकर पड़ताल करना शुरू करती है तो उसके शरीर पर ना कोई कपड़ा था और ना ही उसकी पहचान करने का कोई माध्यम मिल रहा था। इसलिए गाज़ियाबाद पुलिस थोड़ा परेशान हो जाती है। तभी उन्होंने पूरे एनसीआर में एक सूचना जारी कर दी जाती है कि इस तरह से यहाँ पर एक 22 वर्षीय युवक की लाश मिली है। यदि किसी के परिवार का कोई सदस्य गायब है, लापता है, तो वो आकर संपर्क कर सकता है। साथ ही पुलिस को भी सूचना दी जाती है, जिस किसी थाने में इस तरह की गुमशुदगी अगर दर्ज हुई है तो वो भी संपर्क कर सकता है। दरअसल दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक कनॉट प्लेस का जो थाना है वहाँ की पुलिस एक लड़के को तलाश कर रही थी जो पिछले कई दिनों से लापता था, गायब था। अब उस लड़के को ढूंढने के लिए लगभग 4 टीमें बनाई गई थी, लेकिन पुलिस को सफलता नहीं मिल पा रही थी। दरअसल एक लड़का जो कि उत्तर प्रदेश के ज़िला अलीगढ़ का एक कस्बा लगता है विजयगढ़, उसी का ही एक मोहल्ला है धोबियान, वहाँ का रहने वाला एक लड़का सचिन, जो कि दिल्ली के कनॉट प्लेस में एक जैन चावल रेस्टोरेंट होता है जो काफ़ी मशहूर रेस्टोरेंट है। उसी मशहूर रेस्टोरेंट में ये सचिन नाम का लड़का वेटर का काम किया करता था, लेकिन अचानक से लापता हो गया था। उसके परिवार वालों को दिल्ली पुलिस सूचना देती है। दिल्ली पुलिस और परिवार के लोग सीधा गाज़ियाबाद जाते हैं। गाज़ियाबाद में जो लाश मिली थी उस लाश को जब देखते हैं तो सचमुच वो लाश जो होती है वो सचिन की ही होती है। लेकिन एक सवाल उठ रहा था कि आखिरकार इसकी हत्या किसने और क्यों की है, जबकि हत्यारों ने जब हत्या की थी तो उसके साथ बहुत ही क्रूर तरीके से वो पेश आए थे। उसके धड़ पर जो गर्दन थी वो थोड़ा सा ही हिस्सा जुड़ा हुआ था और उसको बहुत बुरी तरह से मारा गया था, पीटा गया था और धारदार हथियार से उसकी गर्दन को बिल्कुल अलग कर दिया गया था। अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। जांच पड़ताल में जुटने के बाद जो उस लड़के का मोबाइल नंबर होता है, हालांकि पुलिस के पास जब शुरुआत में उसके परिवार वाले पहुंचते हैं तो पुलिस ने शुरुआत में इस मामले को उतनी गंभीरता से नहीं लिया था जितना गंभीरता से पुलिस को लेना चाहिए था। यदि पुलिस मामले गंभीरता से लेती तो शायद ये क्राइम होने से बच सकता था। लेकिन पुलिस ने बाद में जब उसकी लाश मिल जाती है तब सक्रिय होती है और सक्रिय होने के बाद उसके मोबाइल से उसकी लोकेशन, उसकी सीडीआर निकलवाई जाती है। और मोबाइल की जब सीडीआर और लोकेशन निकल के आती है तो संगम विहार दिल्ली का ही एक आखिरी उसकी लोकेशन थी। अब परिवार के लोगों से पूछा गया कि आखिरकार संगम विहार में ये क्या करने के लिए गया था। तभी परिवार के लोगों ने कहा कि वो संगम विहार में एक कपड़ा फैक्ट्री के अंदर काम किया करता था। हो सकता है कि अपने किसी साथी से मिलने के लिए वो संगम विहार चला गया हो। अब इसके बाद फिर पुलिस ने ये पता करने की कोशिश की कि संगम विहार में कहाँ काम करता था।
कौन कौन उसके दोस्त थे, कौन कौन वो लोग थे जो उससे चिढ़ते थे या उससे परेशान होते थे। पुलिस अब सवालों के जवाब तलाशना चाहती थी, इसलिए पुलिस ने जितने लोगों से पूछताछ कर सकती थी, सीसीटीवी कैमरे खंगाल सकती थी, जो भी प्रयास कर सकती थी, पुलिस ने प्रयास करना शुरू किया। और लोगों से पूछताछ करते करते जो उस फैक्ट्री का मालिक होता है, पुलिस की जांच वहां आकर थम जाती है। दरअसल फैक्ट्री का मालिक होता है, इसका नाम था हबीब हशीब, और उसकी पत्नी का नाम होता है समीना। पुलिस इन दोनों को इनकी रडार पर लेती है, उनसे पूछताछ करती है, लेकिन शुरुआत में वो इधर उधर की बातें बताने लगते हैं। लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, तो सख्ती से पूछताछ करने के बाद ऐसा सच सामने आता है जिसको सुनने के बाद शायद आप लोग भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लगभग साल 2021 में सचिन नाम का ये लड़का, जो कि विजयगढ़ के धोबियान मोहल्ले का रहने वाला होता है, जिला अलीगढ़ के, ये गया था कमाने के लिए दिल्ली संगम विहार। उसकी नौकरी लग जाती है हसीब की जो फैक्ट्री होती है कपड़े की, उस फैक्ट्री के अंदर। लेकिन हसीब की बीवी थी जो 29 साल की होती है, और सचिन की उम्र लगभग 22 साल के आसपास होती है। सचिन और उस हसीब की बीवी जो उसकी फैक्ट्री की मालकिन होती है, उस मालकिन से ये दोनों की दोस्ती हो जाती है, दोनों थोड़ा करीब आ जाते हैं। ऐसा पुलिस की जांच में पाया जाता है कि समीना और सचिन एक दिन दोनों आपस में आपत्तिजनक स्थिति में थे, और अचानक से ही इस हसीब की घर के अंदर एंट्री हो जाती है। उसने अपने आँखों से न केवल ये दृश्य को देखा, बल्कि उसने अपने मोबाइल में इस दृश्य को कैद भी कर लिया, और कैद करने के बाद वो घर से निकल जाता है। वापस आता है तो उस लड़के को, जिसका नाम सचिन होता है, उसे अपने यहाँ से नौकरी से निकाल देता है। नौकरी से निकालने के बाद उसको कहता है कि अब तुम यहाँ कभी दिखाई मत देना। लेकिन सचिन का और शायद समीना का मिलना जुलना बाद में भी होता रहा। ये फरवरी 2024 को उसने उसे नौकरी से निकाल दिया था, और उसके बाद भी ये मिलना जुलना हो रहा था। हसीब को जब ये बात पता चलती है तो हसीब थोड़ा परेशान हो जाता है, अपनी बीवी को भी समझाने की कोशिश कर रहा था, और बीवी शायद उसकी बात भी नहीं सुन पा रही थी। इसलिए उसने अपने साड़ू का बेटा, जिसका नाम हसन होता है, जिसकी उम्र लगभग 21 साल के आसपास होती है, हसन से पूछता है कि इस मामले में क्या करना चाहिए। तो कहता है कि इनसे, मौसी जी से किसी भी बहाने से उस लड़के को बुलवाओ, उसके बाद फिर बात करते हैं। ठीक वैसे ही होता है। 31 मार्च 2024 को सचिन को किसी न किसी बहाने से बुलवाया जाता है। बुलवाने के बाद उससे कहा जाता है कि चिड़ियाघर के पास पहुंच जाना। चिड़ियाघर के पास पहले से इंतज़ार कर रहे थे। गाड़ी चला रहा था जो हसन होता है, साड़ू का बेटा, और पीछे समीना और उसका हस्बैंड बैठा होता हसीब। साथ ही जब सचिन पहुंचता है तो सचिन को गाड़ी में बैठा लेते हैं। उनसे कहते हैं कि बुलंदशहर में कुछ काम है, बुलंदशहर घूमने के लिए चलना है, इसलिए तुम गाड़ी में बैठ जाओ। जैसे भी लड़का बैठता है, गाड़ी को बजाय बुलंदशहर लाने के गाज़ियाबाद के हिंडन की तरफ लेके जाते हैं। और मौके की तलाश में ही जब अंधेरा होता है, जब आसपास कोई दिखाई नहीं देता, उस वक्त उस लड़के को हसन और हसीब दोनों पकड़ लेते हैं, और उसी की प्रेमिका के हाथ में एक धारदार हथियार देते हैं, जिसकी वजह से वो उसकी गर्दन को बिल्कुल अलग कर देती है, और उसके कपड़े को निकाल कर बिल्कुल उसको न्यूड करने के बाद उसको फेंक देते हैं, और उसके कपड़े जो होते हैं वो हिंडन नदी में फेंक देते हैं। पुलिस ने इस मामले की जांच पड़ताल की तो पता चलता है कि पत्नी से अवैध संबंधों के शक में, या अवैध संबंधों के उस मामले में इन लोगों ने इस सचिन की हत्या की थी। जब सचिन के परिवार वालों को, उसके घर वालों को इस हत्याकांड के बारे में पता चलता है तो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। 4 भाइयों में ये दूसरे नंबर का भाई था, जो कि अलीगढ़ से दिल्ली कमाने के लिए गया था, लेकिन घर वालों ने भी ज़्यादा गौर नहीं की। साथ ही अगर हसीब को ऐसा लग रहा था कि उसकी पत्नी से उसके अनैतिक रिश्ते हैं, यहाँ तक की बात हो चुकी थी। ऐसा बताया जाता है, पुलिस की जांच में आता है कि हसीब ने कहा था कि मैं इसे तलाक दे दूंगा और तुम इसे अपने साथ रख लेना। कुछ इसी तरह के बहाना करने के बाद उसे धोखे से बुलाया गया था, उसकी हत्या कर दी जाती है। पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया। इस मामले में 3 लोग जेल में चले गए हैं और एक व्यक्ति की ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो गई है। काश हसीब ने अगर समझदारी से काम लिया होता, पुलिस का सहारा लिया होता, तो इस आरोपी को या अपनी पत्नी को तलाक देकर वो छुटकारा पा सकता था और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत कर सकता था। लेकिन शायद आगे की ज़िंदगी पूरी सलाखों के पीछे गुजरेगी और आगे पता नहीं कभी छूटेगा भी या नहीं छूटेगा। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज रेवाड़ी के रहने वाले रूपेश चौहान हैं, आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें आफ्ताफ अहमद, विनय कुमार, अमरजीत यादव, गजेंद्र सिंह, हाशिम सिद्दीकी, पवन चौधरी, इंजमाम हसन, प्रेम कुमार, मोहम्मद आज़म, शोभाराम साहू, चंद प्रकाश राठौर, शिव कुमार, पंकज गुप्ता, ब्रज मोहन सिंह तोमर। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।